नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट का खास कार्यक्रम पॉलिटिकल गेम और मैं हूं आपके साथ शुभम उपाध्याय। और आज की इस खास पेशकश में हम बात करेंगे तीन बड़ी राजनीतिक और सामाजिक खबरों की। एक उत्तर प्रदेश से है, एक पश्चिम बंगाल से और एक उत्तराखंड से। तीनों घटनाएं अलग अलग राज्यों से, लेकिन इसका असर सिर्फ क्षेत्रीय नहीं, राष्ट्रीय राजनीति, सामाजिक विमर्श और भविष्य की दिशा से जुड़ा हुआ है। पहली खबर है सिंगापुर से, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने दौरे के पहले ही दिन 6,650 करोड़ के निवेश पर एमओयू साइन किए हैं। अब आइए आपको समझाते हैं एमओयू होता क्या है। एमओयू का पूरा नाम होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी आपसी समझौता ज्ञापन। सरल भाषा में समझे तो एमओयू दो या दो से ज्यादा पक्षों, सरकार, कंपनी, संस्था आदि के बीच एक लिखित समझ होती है, जिसमें वे यह तय करते हैं कि किसी खास काम को लेकर साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहते हैं। अब इसे और आसान तरीके में समझिए। मान लीजिए कोई राज्य सरकार और बड़ी बड़ी कंपनी मिलकर फैक्ट्री लगाना चाहती है, तो सबसे पहले वे एक एमओयू साइन करते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि फैक्ट्री तुरंत बन गई और लग गई, बल्कि इसका मतलब है कि दोनों पक्ष इस प्रोजेक्ट पर साथ में काम करने के लिए सहमत हैं और आगे की प्रक्रिया शुरू करेंगे। फिर आते हैं वापस खबर पर। खबर का दावा है कि इससे 20,000 युवाओं को रोजगार मिलेगा। दूसरी खबर पश्चिम बंगाल से है, जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी सांसद अनंत महाराज को बंग विभूषण से सम्मानित किया है और इसके पीछे की सियासत पर चर्चा तेज है। तीसरी बड़ी खबर उत्तराखंड के कोटद्वार से है, जहां पहले भी कोटद्वार कुछ दिन पहले चर्चा में था और चर्चा के कारण मोहम्मद दीपक थे, लेकिन फिर इस बार खबर चर्चा में है, जहां जिम संचालक मोहम्मद दीपक से कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मुलाकात हुई है। मुलाकात ने सामाजिक और राजनीतिक बहस को नया आयाम दे दिया है। अब तीनों खबरों को विस्तार से समझते हैं। शुरुआत करते हैं पहली खबर से, सिंगापुर से शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस दौरे को निवेश और वैश्विक साझेदारी के लिहाज से अहम माना जा रहा है। सिंगापुर की कंपनी यूनिवर्सल सक्सेस ग्रुप के साथ 3 बड़े एमओयू साइन हुए हैं। ग्रुप हाउसिंग, लॉजिस्टिक पार्क और हाइपर स्केल डेटा सेंटर, ये तीनों सेक्टर रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ा निवेश जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास 100 एकड़ में बनने वाली इंटरनेशनल टाउनशिप में प्रस्तावित है। 3500 करोड़ की लागत से बनने वाला यह प्रोजेक्ट 12,000 नौकरियों का दावा करता है। जेवर एयरपोर्ट खुद उत्तर भारत का एक बड़ा एविएशन हब बनने जा रहा है। ऐसे में उसके आसपास रियल एस्टेट और कमर्शियल डेवलपमेंट्स की संभावनाएं तेजी से बढ़ रही है। दूसरा निवेश कानपुर लखनऊ हाईवे। कानपुर लखनऊ हाईवे पर लॉजिस्टिक पार्क का है। 650 करोड़ रुपए की इस परियोजना से 7,500 रोजगार सृजित होने की उम्मीद है। यह यूपी को सप्लाई चेन और वेयरिंग हाउस नेटवर्क में मजबूत करेगा। तीसरा प्रोजेक्ट 2,500 करोड़ रुपए का है, जो कि डेटा सेंटर पार्क का है, जिसकी क्षमता 40 मेगावाट बताई गई है। डिजिटल इंडिया और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के दौर में डेटा सेंटर किसी भी राज्य के लिए टेक्नोलॉजी निवेश का बड़ा संकेत होता है। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय आयाम जुड़ता है। सिंगापुर में भारतीय मूल की लोगों की बड़ी आबादी है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार सिंगापुर में लगभग 6.5 से लेकर 7 लाख लोग भारतीय मूल के रहते हैं, जो वहां की कुल आबादी का लगभग 9% है। इनमें तमिल, पंजाबी, गुजराती और उत्तर भारतीय समुदाय भी शामिल है। बड़ी संख्या में भारतीय प्रोफेशनल्स आईटी, फाइनेंस, बैंकिंग और मैन्युफैक्चरिंग सेंटर में काम करते हैं। ऐसे में भारत के किसी बड़े राज्य के साथ निवेश साझेदारी का सीधा लाभ भारतीय मूल के उद्यमियों को और प्रोफेशनल को भी मिल सकता है। वे उत्तर प्रदेश में उद्योग स्थापित करने, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और स्किल डेवलपमेंट में भूमिका निभा सकते हैं। मुख्यमंत्री ने दौरे के दौरान डीबीएस बैंक के सीईओ से भी मुलाकात की। ग्रीन हाइड्रोजन, सोलर एनर्जी और सेमीकंडक्टर जैसे सेक्टर भविष्य की अर्थव्यवस्था की धुरी माने जा रहे हैं। यदि सहकारी बैंकों के डिजिटलीकरण में विदेशी सहयोग मिलता है, तो ग्रामीण वित्तीय समावेश को नई गति मिल सकती है। सवाल यही है, क्या ये एमओयू समय पर धरातल पर उतरेंगे? क्योंकि निवेश की घोषणा और जमीन पर क्रियान्वयन दोनों में अक्सर अंतर देखने को मिलता है। अब रुक करते हैं दूसरी खबर की ओर। दूसरी खबर पश्चिम बंगाल की राजनीति की ओर से है। विधानसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी का एक बड़ा कदम राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है। बीजेपी सांसद अनंत महाराज को बंगाल का सर्वोच्च सम्मान बंग विभूषण दिया गया।
अनंत महाराज, जिनका मूल नाम नागेन रॉय है, उत्तर बंगाल के राजवंशी समुदाय से आते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार पश्चिम बंगाल में राजवंशी समुदाय की आबादी लगभग 33 लाख है। छोटा अमाउंट नहीं है, बहुत बड़ा अमाउंट है। उत्तर बंगाल के कूच बिहार, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग, मालदा और मुर्शिदाबाद जिलों में इनकी बड़ी हिस्सेदारी है। 7 लोकसभा सीट और करीब 15 विधानसभा सीटों पर इस समुदाय का प्रभाव गहरा माना जाता है। 2019 के लोकसभा चुनाव में उत्तर बंगाल की कई सीटों पर बीजेपी की सफलता में अनंत महाराज की भूमिका बेहद ही महत्वपूर्ण मानी गई थी। लेकिन हाल के महीनों में एसआईआर यानी विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर अनंत महाराज के बयान ने राजनीतिक समीकरण को बदल दिया है। उन्होंने प्रक्रिया को लेकर आशंका जताई और राजवंशी समुदाय की पहचान को लेकर सवाल उठाए। यह वही मुद्दा है जिस पर ममता बनर्जी लगातार केंद्र और चुनाव आयोग के खिलाफ मुखर रही हैं। ऐसे समय में उन्हें सम्मान देना यह क्या महज सांस्कृतिक निर्णय है या राजनीतिक संदेश? क्योंकि इन्हीं मामलों को लेकर ममता बनर्जी कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का भी रुख कर चुकी हैं और वकालत के तौर पर खुद वहां खड़ी होकर अपने चीजों को रख रही थी और अपने लिए इंसाफ मांग रही थी। बोल रही थी कि इसमें ममता बनर्जी का कोई लोभ नहीं है, इसे सरकार का लेना देना कोई नहीं है, हम बंगाल के जनता के लिए यहाँ पर खड़े हैं। अनंत महाराज ग्रेटर कूच बिहार पीपल्स एसोसिएशन से भी जुड़े हैं, जो अलग कूच बिहार राज्य की मांग उठाता रहा है। तृणमूल कांग्रेस पहले इस विचारधारा की आलोचना करती रहती थी, लेकिन राजनीति में अस्थायी दोस्त और दुश्मन नहीं होते। अस्थायी होता है तो कोई चीज, वह है समीकरण। ममता बनर्जी पहले भी राजवंशी समुदाय को साधने के प्रयास में लगी रहती हैं। पंचानन वर्मा की जयंती पर सरकारी अवकाश, कूच बिहार पंचनाम वर्मा विश्वविद्यालय की स्थापना, ये सब उसी रणनीति का हिस्सा माने जाते हैं। अब चुनाव से पहले सम्मान का यह कदम क्या राजवंशी वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश है? यह आने वाले महीने में बिल्कुल साफ होगा, क्योंकि बंगाल का चुनाव नजदीक है और बंगाल में ममता के सबसे करीबी सहयोगी हुमायूं कबीर, जो पिछले चुनाव में 2021 के चुनाव में ममता के साथ थे, अब ममता के साथ नहीं है। अब ममता ऐसे में अकेले पड़ गई हैं और ममता को लग रहा है कि इस बार का चुनाव जो है हो सकता है कि लूज कर दिया जाए, क्योंकि एआईएमआईएम के बैरिस्टर जो है असदुद्दीन अवैसी, उनका भी दावा है कि इस बार बंगाल में उनकी पार्टी चुनाव लड़ेगी और पूरी कोशिश के साथ लड़ेगी कि सरकार बनाई जाए। अब देखना दिलचस्प होगा। पिछली बार के चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी को लगभग 48% वोट मिले थे, वहीं बीजेपी को 38% मिले थे और उसमें सबसे ज्यादा किसी का हाथ था तो हुमायूं कबीर का था। हुमायूं कबीर इस बार अलग चुनाव लड़ने वाले हैं और एआईएमआईएम भी अलग लड़ने वाली है। अगर दोनों मिलकर 10% भी वोट काट देते हैं तो ममता बनर्जी की गोली खत्म हो सकती है और बीजेपी वहां पे आ सकती है। तो देखना दिलचस्प होगा। अब आते हैं तीसरी खबर पर, जो सामाजिक सौहार्द और पहचान की बहस से जुड़ी है। उत्तराखंड के कोटद्वार, नाम तो सुने ही होंगे क्योंकि कुछ दिन पहले कोटद्वार बहुत ही चर्चा में था और चर्चा के कारण थे उत्तराखंड के मोहम्मद दीपक, जिम संचालन मोहम्मद दीपक कुमार, जिन्हें लोग मोहम्मद दीपक के नाम से जानते हैं। एक वायरल वीडियो के बाद चर्चा में आए। एक बाजार में दुकान के नाम को लेकर विवाद हुआ और बहस के दौरान उन्होंने खुद को मोहम्मद दीपक बताया। वीडियो तेजी से फैला और मामला राष्ट्रीय बहस का हिस्सा बन गया। इसी पृष्ठभूमि में राहुल गांधी ने उनसे मुलाकात की तस्वीर साझा करते हुए राहुल गांधी ने एकता और समानता का संदेश दिया। दीपक ने कहा कि उनका हौसला बढ़ा है, लेकिन आर्थिक दबाव भी कम नहीं हुआ है। पहले उनके जिम में करीब 150 सदस्य आते थे, अब संख्या घटकर 12 से 15 रह गई है। 40,000 रुपए मासिक किराया जाता है रूम का, 16,000 रुपए की होम लोन है, किस्त के रूप में हर महीने कटती है। ये आंकड़े सिर्फ आर्थिक संकट नहीं, सामाजिक तनाव का असर भी दिखाते हैं। करीब 12 वरिष्ठ वकीलों द्वारा जिम की सदस्यता लेना प्रतीकात्मक समर्थन का उदाहरण तो बना है, लेकिन सवाल यह भी है कि क्या राजनीति समर्थन से रोजमर्रा की आर्थिक चुनौतियां हल हो पाती हैं या फिर इससे विवाद और गहराता है। इन तीनों खबरों को एक साथ देखें तो एक दिलचस्प तस्वीर उभरती है। एक और निवेश, जहां योगी आदित्यनाथ सिंगापुर में जाकर इंडिया के लिए लगभग 6,650 करोड़ की निवेश लेकर आ रहे हैं, जिससे 20,000 युवाओं को रोजगार देने के एक और निवेश। और
वैश्विक साझेदारी के जरिए विकास का एजेंडा है, दूसरी ओर चुनावी रणनीति और सामाजिक समीकरणों की राजनीति है। क्योंकि बंगाल में चुनाव है और बंगाल फतह करना सबकी बस की बात नहीं है। पिछले लगातार 3-4 चुनावों में भाजपा पूरी कोशिश में है, लेकिन लोग कहते हैं बंगाल ममता का होबो, कोई दूसरा ना आगो। तो ये फिट बैठता है क्योंकि ममता वहां पे बहुत ही स्ट्रांग है। हालांकि पिछले बार उनके साथ पीके थे, पीके आप समझते हैं, पीके प्रशांत किशोर, बिहार वाले, जनसुराज वाले, उनके साथ पिछली बार स्ट्रैटेजी के तौर पर पीके जुड़े थे, लेकिन इस बार उनके साथ पीके नहीं है। तो देखना दिलचस्प होगा। हुमायूं कबीर भी नहीं है, तो ममता की रणनीति कितना असर करती है यह भी देखने वाला होगा, या फिर इस बार बीजेपी सरकार बनाएगी। और तीसरी खबर जो पहचान, साहस और सामाजिक सौहार्द की व्यक्तिगत कहानी है, जो राजनीति के केंद्र में आ जाती है। भारत की राजनीति और समाज की यह जटिलता है, जहां आर्थिक विकास, चुनावी गणित और सामाजिक विमर्श एक दूसरे से अलग नहीं बल्कि परस्पर जुड़े हुए हैं। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि सिंगापुर से आया निवेश कितनी तेजी से जमीन पर उतरता है, क्योंकि सवाल यह भी है कि एमओयू तो साइन हो जाता है, लेकिन जमीन पर, धरातल पर कब उतरता है, तो यह देखना दिलचस्प होगा। बंगाल में सम्मान की राजनीति क्या रंग दिखाती है और कोट द्वार की कहानी समाज को किस दिशा में ले जाती है। ये 3 खबर अलग नहीं है बल्कि एक बड़े राष्ट्रीय परिदृश्य की झलक है, जहां विकास, पहचान और रणनीति एक साथ चल रहे हैं। आपका क्या राय है तीनों खबरों को लेकर? आप अपनी राय, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहिए नेक्स्ट ब्रॉडकास्ट के साथ। मैं सुमन उपाध्याय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।